हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। गाइज, ये वीडियो मेरा लगभग एक महीने बाद आ रहा है। ओके, सो आप सभी से सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा दूर हो गया था कुछ रीज़न से। तो फिर से हम लोग अपने सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो जर्नी हमने स्टार्ट किया था। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। 11 दिसंबर 2020 की डेट में जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपटीशन एग्ज़ाम, है ना, वी विल डिस्कस। तो पहला जो एक वन लाइन कहना चाहिए करंट अफेयर का पार्ट है वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक पीएम वाणी योजना को दी मंजूरी। PMWANI योजना को दी मंजूरी, ये है क्या? ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त मतलब स्टार्ट करने के लिए प्रधानमंत्री की वाईफाई एक्सेस नेटवर्क बहल नामक एक योजना को मंजूरी दी है। यह योजना किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में किराने की दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और वाईफाई सेवाएं देने में सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना है। आप लोगों ने देखा था कि जब जियो नया नया लॉन्च हुआ था तो बड़े बड़े मॉल्स में फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाती थी। ओके, और बहुत सारे काम जो थे वो इजी हो रहे थे, हमें बार बार रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी अलग से। तो वहाँ पर सिर्फ बैठ कर के हम लोग मॉल के आसपास जितना उसका नेटवर्क एरिया जो रहता है ना, कवरिंग एरिया, वहाँ पे बैठकर हम लोग आराम से यूट्यूब में सारी चीज़ें देख लेते थे और अपना काम भी कर लेते थे। ठीक है, तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। पीएम वाणी योजना निम्नलिखित हितधारकों द्वारा संचालित की जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल के में जा कर के आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये है हमारे रविशंकर प्रसाद जी। ओके, उसके बाद अगला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का किया उद्घाटन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कोइलवर पुल कहाँ पे स्थित है? बिहार। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल, मतलब 1 किलोमीटर 500 मीटर, है ना, 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया यह नया पुल रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल के स्थान पर बनाया जा रहा है 6 लेन पुल का एक हिस्सा है, जो कि 138 साल पुराना है। ओके, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट, इस 3 लेन पुल के निर्माण की कुल लागत 266 करोड़ रुपये है। यह पुल बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क है। एक बार जब यह 6 लेन पुल पूरी तरह से चालू हो जाता है तो NH 922 और NH 30 पर यातायात को काफ़ी सुगम बना देगा। ओके, अब नेक्स्ट, तेलंगाना में किया गया राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन। तो तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब देख लेते हैं किसके द्वारा किया हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र
नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का उद्घाटन किया है। इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इस सशक्तिकरण केंद्र के बारे में, एनसीडीई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं को फिर से कौशल और पुनर्वास के लिए अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठान है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान जीवन भर विकलांग बना देने वाली चोट का सामना करना पड़ा। दूसरा, कंप्यूटर कौशल और विभिन्न खेल कौशल जैसे कई बाजार संचालित विशेषज्ञता का दिव्यांग योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें सशक्त, मजबूत बनाया जा सके, एम्पावरमेंट किया जा सके और उन्हें बल और देश की सेवा करने में सक्षम बनाया जा सके। दिव्यांग योद्धाओं के कल्याण के लिए हर संभव सहायता और सहयोग बढ़ाया जाएगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय है नई दिल्ली, इंडिया में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोनू सूद को कौन नहीं जानता है। कोविड-19 के एपिडेमिक सिचुएशन के समय एक रियल हीरो बनकर वो उभरे थे। तो आप देख सकते हैं सोनू सूद ने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में किया टॉप। आप सोच सकते हैं पूरे एशिया में टॉप में वो आए हैं, ठीक है, टॉप सेलिब्रिटीज़ में। ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी ऑफ 2020 भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। 47 वर्षीय प्रतिभाशाली बॉलीवुड स्टार को कोविड-19 महामारी के दौरान अपने प्रेरक परोपकारी कार्यों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटाने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रवासी जो अपने स्टेट को छोड़ कर के दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं, उन लोगों को घर तक पहुंचाने जैसा बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था। तो सोनू सूद ने 2020 का टॉप एशियाई सेलिब्रिटी बनने के लिए कई ग्लोबल स्टार को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें हॉलीवुड, संगीत उद्योग, टेलीविज़न, साहित्य और सोशल मीडिया शामिल है। अब देख लेते हैं सूची में शामिल अन्य भारतीय सेलिब्रिटीज़। तो भारतीय गायक अरमान मलिक अपने बेहतर संगीत के लिए 5वें स्थान पर रखे गए हैं, जिसमें अंग्रेज़ी भाषा के गाने भी शामिल हैं। और 6वें स्थान पर रहीं प्रियंका चोपड़ा जोनास, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भारतीय स्टार बनी हुई है, जबकि बाकी शीर्ष 10 में पैन इंडियन स्टार प्रभास शामिल हैं, बाहुबली के, है ना, 7वें नंबर पे। उसके बाद टॉप 50 सूची के बारे में, यह टॉप 50 की सूची उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने सीमाओं को तोड़कर अच्छा काम किया, सकारात्मक प्रभाव डाला, आशाओं को बनाए रखा और परोपकारी कार्य किए या अपने अनूठे तरीके से प्रेरणा देते रहे थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वह रोमानिया के पीएम लुडोविक ओरबान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। तो रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने 2020 के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस इयोहनिस ने रक्षा मंत्री निकोले इयोनेल सियुका को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस पीएम ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, या रोमानिया के पीएम, और उसके बाद ऐसे 4 नाम दे देगा, जैसे एक नाम होगा लुडोविक ओरबान। ओके, अब बाकी आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रोम को आया बुखार, रोमानिया को आया बुखार। ओके, तो यहाँ से आप कैपिटल याद कर सकते हैं, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट
रोमानिया की मुद्रा है रोमानियाई ल्यू, रोमानियाई ल्यू। और रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आयोहनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय माउंटेन बायोडाइवर्सिटी है, जो इनकी समृद्ध जैव विविधता को चिन्हित करने के साथ साथ उनके सामने आने वाले खतरों का भी समाधान करने पर केंद्रित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल माउंटेन डे का इतिहास। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की शुरुआत साल 2003 में पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी और संयुक्त राष्ट्र ने साल 2002 को संयुक्त राष्ट्र पर्वत वर्ष घोषित किया था। तो किस साल को संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र पर्वत वर्ष घोषित किया था? तो वह है 2002 को। अब देख लेते हैं आईओसी ने ब्रेक डांसिंग को दिया ओलंपिक गेम्स का दर्जा। वाह! तो डांस म्यूज़िक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नए और युवा दर्शकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ओलंपिक में नई एंट्री के रूप में ब्रेक डांसिंग को एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में रजिस्टर्ड किया है। ओलंपिक आयोजन में ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद ब्रेकिंग 2024 पेरिस गेम्स 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत करेगा। वहीं याद रखना चाहिए कि टोक्यो गेम्स 2021 पहले 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 3 नए खेल स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग अपना ओलंपिक डेब्यू करेंगे। तो कौन कौन से गेम? यहाँ पे दूसरा जो करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट सेगमेंट कह सकते हैं जिन्हें कि 3 नए खेल स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग अपना ओलंपिक डेब्यू करेंगे। कब? टोक्यो गेम्स 2021 में। और ये करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाख। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 पेरिस में, फ्रांस। ओके, चलिए अब बात आती है यूनिसेफ डे। बच्चों की तस्वीर आप लोग यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे, बच्चों से रिलेटेड ही है ये। तो हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण हताहत हुए बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया था। तो यूनिसेफ डे का 11 दिसंबर के बाद यूनिसेफ का नाम बाद में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बदलकर से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। हालांकि इसे पिछले नाम के आधार पर लोकप्रिय इसके छोटे नाम से जाना जाता है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक है हेनरिटा एच फॉर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को दी मंजूरी। देख लेते हैं ये है क्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी रिकवरी फेज़ में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत
रोजगार योजना ABRY को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही ABRY आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करेगा। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है। दूसरा, यह योजना 1 अक्टूबर 2020 और उसके बाद यह 30 जून 2021 तक लगे नए कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार 2 साल के लिए 1,000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में 12% कर्मचारियों के योगदान और 12% नियोक्ताओं के योगदान यानी EPF के लिए 24% मजदूरी का भुगतान करेगी। सरकार 1,000 कर्मचारी वाले रोजगार प्रदाता संगठनों में 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान, वेतन भत्तों का 24% EPF में योगदान देगी। यह EPF अंशदान के केवल कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान करेगा, यानी जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1,000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए EPF में केवल 12% कर्मचारी योगदान देगी। योजना के पात्र कौन होंगे? आत्मनिर्भर भारत योजना के कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या EPF सदस्य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। कोई भी EPF सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविड महामारी के दौरान 1/3/2020 मतलब 1 मार्च 2020 से 30/9/2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे EPF के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में 30/9/2020 तक रोजगार नहीं मिला है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। सॉरी। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नए करंट अफेयर्स के सारे पॉइंट को लेकर के। तो जल्दी ही अपना जो MCQs के फॉर्म में करंट अफेयर है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर ये करंट अफेयर का छोटा सा प्रयास जो लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे हर एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर करंट अफेयर को पूछा जाता है, तो प्लीज़ मेरी जो मेहनत है ना, उसको ज़ाया मत जाने दीजिए और डेली मुझसे जुड़े रहिए। चैनल अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।